गुड इवनिंग एवरीवन। टुडे आई एम डिस्कसिंग अबाउट डेंगू। डेंगू क्या होता है, क्योंकि अब गर्मी आने वाली है, बरसात आने वाली है, तो सबको पता है कि मच्छर जो है हमारे घर में ज़्यादातर पनपते रहेंगे। क्यों किस वजह से हमें डेंगू हो सकता है, तो उस वजह से मैं आपको बताऊंगा डेंगू क्या होता है। डेंगू जो होता है एक ब्रेकडाउन फीवर होता है। किसकी वजह से होता है? फीमेल एडीज मॉस्किटो होता है, उसे काटने की वजह से हमें क्या होता है? डेंगू होता है। सब कॉमन है, ठीक, सबको पता होना चाहिए कि किसकी काटने से होता है। फीमेल एडीज मॉस्किटो की वजह से होता है। उसके अलावा ये जो है ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता, आपको काट के चला जाएगा, आपको हो गया, पर आपके जो और लोग हैं आपको खांसने से या कुछ छूने से उनको ट्रांसमिट नहीं होगा। ये ट्रांसमिट होगा अगर मॉस्किटो आपको काट रहा है तो ही ट्रांसमिट होता है। इसके बाद कैसे होता है मैं बताऊंगा, कॉज क्या है उसके। अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हो, अगर पेशेंट अगर ऐसा है कि मान लो कि वो डेंगू पॉजिटिव, उसने ब्लड ट्रांसफ्यूज करवा दिया किसी और को, उससे वजह से हो सकता है। बेबी अगर पेट में है, प्रेगनेंसी चल रही है, तो मदर से चाइल्ड हो सकता है। पुअर सैनिटेशन, मतलब आपके घर के अंदर पुअर सैनिटेशन, कचरा बड़ा होगा या आपके जो बाथरूम्स होंगे वो उनके सैनिटेशन, पानी जो है प्रॉपर सीवेज नहीं जा रहा है या इकट्ठा हो रहा है कहीं, उसकी वजह से मच्छर पनप रहे हैं, उसकी वजह से हो सकता है। एंडेमिक या नॉन एंडेमिक एरिया, मतलब रूरल एरिया के जो लोग होते हैं उनसे ज़्यादा कॉज कर सकता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, सीवेज लाइन जो होती है वो प्रॉपर खाली नहीं होती हैं, जल्दी खाली नहीं होती हैं, वहाँ पे पनप सकते हैं। उसकी वजह से जिनकी इम्यून लेस होती है उनमें होता है। सबसे ज़्यादा कॉज किसमें करता है? जिनकी इम्यून लेस होती है, उसे काटने से जल्दी हो जाता है। अब इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है? इनका डेंगू के काटने के बाद 7 से 14 दिन तक उसका फीवर रहता है। उसको ठीक होने के लिए 7 to 14 डेज लगते हैं, ठीक है। उसमें 3 फेज होते हैं। सबसे पहले फिब्राइल फेज, सेकंड आता है क्रिटिकल फेज, उसके अलावा मिल जाएंगे रिकवरी फेज। 3 फेज होते हैं। सबसे पहले क्या होता है? फिब्राइल फेज, सेकंड होता है हमारा क्रिटिकल फेज एंड उसके बाद रिकवरी फेज। जो फिब्राइल फेज होता है उसमें क्या होता है? एक तो चिल्स होंगे, बहुत ज़्यादा शिवरिंग होगी, बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, उसके अलावा हेडेक होगी, बॉडी एक हो सकती है, उस कंडीशन में ये सब चीज़ें होंगी। उसके अलावा आता है क्रिटिकल फेज, जिसमें थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, लुकेपनिया, ये सब, जिसमें प्लेटलेट प्लाज्मा हमारी बॉडी का कम होने लगता है। प्लाज्मा जब हमारे प्लेटलेट काउंट कम होने लगते हैं उस टाइम क्या होता है? वो क्रिटिकल फेज होता है। कौन सा फेज होता है? क्रिटिकल फेज। जब हमारी बॉडी का ल्यूकेपनिया या थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जो प्लाज्मा होता है, मीन से डायरेक्ट तरीके से बताऊं तो प्लाज्मा जो है बॉडी का कम होने लगता है, ब्लड के अंदर से प्लाज्मा की कमी होने लगती है उसकी वजह से। उसके बाद आता है थर्ड फेज जो होता है रिकवरी फेज होता है, जिसमें पेशेंट होता है या जिसको डेंगू हुआ होता है वो क्या होता है, उसकी बॉडी क्या हो जाती है, प्रॉपर मेन थोड़ा स्टेबल होती है पहले की तरह से, जिसमें फीवर नहीं आएगा या उसका जो प्लेटलेट्स थोड़े थोड़े बढ़ने लगेंगे या प्रॉपर क्या करने लगेगा, ईट करने लगेगा, खाना खाने लगेगा। जब क्रिटिकल फेज और आपके फिब्राइल फेज रहेगा उसमें हम क्या करते हैं, जो मरीज होते हैं उसको हम खाना नहीं देते हैं, उसको हम डाइटरी फाइबर ज़्यादा दिलाते हैं। जैसे कि हम उसे बकरी का दूध ज़्यादा पिलाएंगे, नारियल का पानी ज़्यादा पिलाएंगे, नारियल के पत्ते का जूस पिलाएंगे, ये सब चीज़ें करवाते हैं। पपीते का पत्ते पानी पिलाते हैं, कीवी खिलाते हैं, ये सब दाल का पानी हो गया, ये सब चीज़ें खिलाएंगे, जिस वजह से क्या हो, उसकी जो इम्यूनिटी है वो बूस्ट होती रहे और उसकी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस प्रॉपर रहे, फ्लूइड रिटेंशन, जो फ्लूइड होता है वो बॉडी के अंदर मेंटेन रहे। अब जो रिकवरी फेज में क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है, वो चीज़ें स्टेबल होने लगती हैं, धीरे धीरे वो क्या करना, खाने पीने लगता है, थोड़ा पेशेंट मूव करने लगता है, चलने लगता है, ये होता है। उसके बाद डेंगू होने मतलब क्या साइन सिम्टम दिखेंगे? हेडेक होगा, सबसे कॉमन है, फीवर होगा, जॉइंट पेन होगा, आपको जॉइंट पेन, आपके जॉइंट्स होते हैं, मसल पेन हो गया, ये सब चीज़ें होने लगेंगी। आइज़, नियर बाई आइज़ से ज़्यादा हेडेक कहाँ होता है? नियर आइज़ में, अंडर आइज़ में ज़्यादा प्रेशर पड़ता है या ज़्यादा पेन होगा। आपके जो लिम्फ नोड्स जो स्वेलन हो जाएंगे, गम ब्लीडिंग्स हो सकती हैं, रेक्टल ब्लीडिंग हो सकती है, सब चीज़ें जिसमें सिम्टम्स दिखेंगे। अगर ब्लीडिंग्स होती है तो आप सबसे पहले, अगर आपको डेंगू फीवर आता है या फीवर आता है, सबसे पहले आपको CBC कराना चाहिए, कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसके अंदर आपको ये पता चले कि आपकी बॉडी के अंदर जो प्लेटलेट काउंट्स हैं या कोई भी ऐसा इन्फेक्शन तो नहीं सफ़र कर रहा है। आपको सबसे पहले वो कराना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन करवानी चाहिए। अब आपको क्या करना चाहिए जिसकी वजह से आपको क्या नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से आपको क्या घर पे मच्छर ना हो। सबसे पहले जो आपके घर में कूलर्स होते हैं उसमें पानी नहीं इकट्ठा होना चाहिए, इकट्ठा है तो उसको रोज डे बाई डे नया साफ पानी उसमें डालना होगा। क्यों? क्योंकि उसमें मच्छर पनपने का वो होता है, डर हो जाता है। उसकी वजह से आपके घर की सराउंडिंग कोई कीचड़ वगैरह है तो उसको जल्दी सूख जाए, पानी इकट्ठा ना हो, सीवेज लाइन प्रॉपर हो, सब चीज़ें प्रॉपर होनी चाहिए।
डेंगू के टाइम पे मच्छर अभी इसी टाइम पे क्या करना चाहिए हमें, डेंगू मच्छर के लिए नेट आता है, मच्छरदानी आती है, वो यूज़ करनी चाहिए आपको, या कोई मॉस्किटो के लिए कॉइल आती है, उसी चीज़ें यूज़ करनी है जिससे हमें मच्छर काटे ना, जिसकी वजह से हम क्या आपको डेंगू ना हो, कोई ऐसी बीमारी ना हो जाए उसकी वजह से। उसके बाद क्या क्या ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या क्या आना चाहिए, सबसे पहले प्रॉपर वाइटल चेक करने हैं। वाइटल्स किस लिए चेक करने हैं, वाइटल्स प्रॉपर हो रहेंगे, मेंटेन रहेंगे तो पेशेंट मेंटेन रहेगा आपका। उसके बाद उसको प्रॉपर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस देना है, इनपुट उसका इंक्रीज करना है, जितना इनपुट इंक्रीज करेंगे बॉडी उतनी स्टेबल रहेगी। उसके बाद उसकी रोज पेशेंट को क्या करना है, एक्सरसाइज करवानी है, चलाना है थोड़ा बहुत, जिससे उसकी इम्यून रिस्पॉन्स बनता रहे। जितना हो सके उसको प्रोटीन रिच डाइट प्रोवाइड करवानी, जैसे नारियल पानी हो गया, जितना ज़्यादा देर पपीते का पानी हो गया, पपीते का पत्ता, बकरी का दूध हो गया। मेडिसिन कम दें बट हम फ्लूइड ज़्यादा देंगे पेशेंट को, आरएल दे देंगे, आरएल देने के बाद उसको हम डीएनएस प्रोवाइड करेंगे। डीएनएस से क्या होगा, उसको डेक्सट्रोज मिलता रहेगा तो शुगर, ब्लड शुगर कम नहीं होगी, वो नेबल मेंटेन रहेगा। सब चीज़ें हमें उसको देनी है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर नोट्स। उसके अलावा हमें क्या कराना चाहिए, उसके अलावा उसको यूरिन आउटपुट मेंटेन रखना है, ओवरफ्लूड में नहीं करना है पेशेंट को। अगर हम पेशेंट को ओवरफ्लूड में कर देंगे तो पेशेंट बॉडी को एडिमा होने के चांसेस हो सकते हैं। हमें पेशेंट को प्रॉपर इनपुट देना है तो उसी हिसाब से उसका आउटपुट भी लेना है, प्रॉपर आउटपुट मेंटेन करना है, इनपुट आउटपुट बहुत मेंटेन करना है। ये होता है डेंगू। अगर आपको इसके अलावा कोई और जानकारी चाहिए तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। आप सभी का धन्यवाद।